अच्छा सर, ये बताएं कि मतलब आप पार्टी छोड़, दोनों भाई असद उमर साहब भी, आप भी, वो उधर पीटीआई में गए, आप इधर है, दोनों को अपने साफ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भाइयों में होता है, इट्स नेचुरल। आज ये पता चला है कि आप दोनों इतने अरसे के बाद, वो भी एक तरह की पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए सर, आप भी पार्टी छोड़ गए, तो क्या लगा आपको? दोनों भाई मिसफिट थे, यहाँ पे गलत कैरियर में आ गए, ये आपका काम ही नहीं था, इस तरह की चलाकियां, इस तरह की चीजें, या जो कब वो उस पॉलिटिकल वो जो आपको सीवी चाहिए होता है वो नहीं था, आप स्टेट एक और अर्बन क्लास से आए थे डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, तो क्या हुआ सर? दोनों भाई बैक टू स्क्वायर वन सर, जहां से शुरू किया था सर। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। बात यह है कि ये अफसोसनाक बात है मेरी नजर में, और आप लोगों को ज्यादा सही समझ बूझ होगी कि अगर दो भाई, हम दोनों पढ़े लिखे थे, बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ के आए थे, हम कोई पैसे के लिए नहीं भाग रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे वालिद साहब ने कोई जमीनें छोड़ी थी या इंडस्ट्री छोड़ी थी या कुछ भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा था, हम अपनी मेहनत से पढ़ लिख के आगे गए थे। और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कुछ लोग हमेशा से सुनते थे कि जी उन लोगों को आना चाहिए, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। पीएमएलएन में आप उठा के देख लें, हर कोई किसी का बेटा है, ख्वाजा आसिफ को ले लें, हसन इकबाल को ले लें, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, कोई भी आप उठा के दे दें, वो 95% उनकी वो पॉलिटिक्स वो फॉलो कर रहे हैं जो उनके बाप या माँ या दादा कर रहे थे। अब यहाँ दो नॉन पंजाबीज, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पढ़े लिखे लोग आए थे, दोनों का हशर आप देख लें। असद उमर मेरे भाई है, मेरे शदीद इख्तिलाफात पॉलिटिक्स के हवाले से उनके साथ थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये बनता है कि असद उमर को तो गन पॉइंट पर फोर्स किया जाए कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते? अच्छा। और बहुत से दूसरे लोग जो हैं, जो करप्ट भी हैं, नाअहल भी हैं, वो नॉट ओनली वो रहते हैं पॉलिटिक्स में, वो प्रॉस्पर भी करते हैं और उनको इनकरेज भी किया जाता है और चारों तरफ से इनकरेज किया जाता है। अब ये अगर इस मुल्क में ऐसा निजाम होगा, मिफ्ता इस्माइल आया था, वो भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, उसका हशर आप देख लें। कराची में तो लोग कहते हैं यार हमारी तौबा हम पॉलिटिक्स में गए, जो हमने देखा है एक 3 बंदे गए थे पढ़े लिखे और उनके साथ क्या हशर क्या हुआ। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जी अगर आप पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से। असद उमर ने क्यों पॉलिटिक्स छोड़ी थी? तो उन्होंने मर्जी से तो नहीं पॉलिटिक्स छोड़ी थी, हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए थे कि जी उनको फोर्स किया गया, बशीर मजारी को फोर्स किया गया। आई मीन इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? हम बैठ के मजाक तो उड़ाते हैं कि जी वो भाग गया, भाई भाग गया, हर एक की एक रेजिलियंस होती है, कितना प्रेशर कोई ले सकता है, कांट डिफाइन कि कितना प्रेशर लेना चाहिए, जेलों में नहीं, आपकी गन पॉइंट से मुराद है, आपके ऊपर आपकी गन पॉइंट से मुराद है, आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए कर सकते। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे असद उमर साहब से आई एम सॉरी, उनको असद उमर साहब से सियासत छुड़वाएगी, यो मेन एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने इनको फोर्स किया कि आप पॉलिटिक्स छोड़ें, खान को छोड़ दें। देखिए ना, पीटीआई में जब मेन 9 के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग छोड़ के जाते थे, तो एक पर्टिकुलर हालात की वजह से छोड़ के जाते थे ना, वो इस वजह से तो नहीं छोड़ के जाते थे कि सडनली उनको ख्याल आया कि नहीं सियासत एक अच्छी चीज नहीं है, एक हालात हैं जिसमें आप एक पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। और मैं ये भी बता दूं, और बहुत से हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी पता है कि इवन पीटीआई क्या पीएमएलएन वालों को भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, इवन टुडे मैं नहीं फैसला कर सकता कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स करने की भी इजाजतनामा कहीं से आता है कि जी आप नहीं आप अभी ना पॉलिटिक्स करें, आपका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, आप टीवी पर ना आया करें। ये कौन सा अगर इस तरह से पाकिस्तान ने आगे जाना है, और बाकी जितने हैं जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं उनके ऊपर कोई कदर नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे करप्शन भी में भी इन्वॉल्व हुए, जिस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक आपने बड़ी अहम बातें, वेरी ब्रेव ऑफ यू आई मस्ट से। लेकिन एक चीज और बताएं सर, नो ऑफेंसेस टू असद उमर साहब, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं जब आप जाके मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे वहां से, उनसे जनरल, इनसे ये बाजवा साहब से और जनरल फैज से, और बाद में आपको भी धमकियां हुई, फैमिली को थ्रेट किया गया, ट्रोलिंग की गई। असद उमर साहब इमरान खान साहब के वजीर थे अगर मैं गलत नहीं कर रही, वो सिटिंग एज ए मिनिस्टर, उस वक्त भी सारी ये नवाज लीग जेल में थी सर, जिनका भी आपने, मरियम साहबा जेल में थी, ख्वाजा साहब जेल में थे, उसके बाद हसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह थे, उसके शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा थे, एवरीबॉडी वाज इन जेल एंड असद उमर साहब वाज अ मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब कैबिनेट एंड वन ऑफ द वेरी पावरफुल मिनिस्टर। तो फिर असद उमर साहब को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि उनको भी गन पॉइंट पे पॉलिटिक्स छुड़वाएगी, क्योंकि यही काम तो जब वो पावर में थे, खान साहब थे,
उस वक्त ISI के चीफ थे जो उस वक्त के, या बाजवा साहब थे, या चीफ जस्टिस थे, आपसे बेहतर कौन जानता है? ये सारी बातें तो आप हमें बताते थे, तो फिर उनको क्यों गिला है? ये काम तो PTI कर रही थी, जो अब उन्होंने करवाया उनके साथ इंस्टीट्यूशनलाइज तौर पे। शुरू तो वहां से हो रहा था कि मुखालफों को जेल में डालो, सियासत छुड़वाओ और इनको बैन करो और इनको डिस्क्वालीफाई करो। सर असद उमर साहब तो उस पार्टी में बैठे हुए थे। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है रऊफ क्लासा साहब, और मैं इस चीज को 100% मानता हूँ कि इमरान खान जब हुकूमत में आए हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था फौज के साथ, क्योंकि अगर वो समझते, और वो थे पॉपुलर लीडर, उनकी एक बड़ी पर्सनालिटी थी और वो उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हिसार किया। जहांगीर तरीन को छोड़ के उन्होंने फैज हमीद पर इन्हिसार किया अपने पॉलिटिकल मैटर्स को हल करने के लिए, चाहे वो वोट लेने का वक्त होता था असेंबली में, और उसकी वजह से जाहिर है इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। जाहिर है मैं और असद कभी पॉलिटिक्स पर इस तरह से कभी बहस नहीं करते थे, लेकिन ये मेरा बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि इसमें ट्रैप में बहुत बुरा फंसेंगे और फिर किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान नहीं होगा बाहर निकलना। जो मेरा पर्सनल वाकया हुआ था, जो डराने धमकाने का, मैंने बिल्कुल बताया था, लेकिन उस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त भी सारा जो डिक्टेट कर रहे थे वो फैज हमीद कर रहे थे। मैं इस वक्त, वो जाहिर है मुश्किल वक्त है उनके लिए, फैज हमीद के लिए, तो मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करता उनके लिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो पहले दिन से डराया धमकाया किया था मुझे, वो उन्हीं की तरफ से हुआ था कि ये इसके इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये उस दिन मामला शुरू हुआ था जब कैप्टन सफदर को यहाँ हवारी होटल से अरेस्ट किया था, और जब हमें चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जी किसने अरेस्ट किया था और कैसे किया था, कि यहाँ जो सेक्टर इंचार्ज थे उस वक्त के ISI के, तो उन्होंने फोर्स किया था IG पुलिस को। तो मरियम नवाज ने मुझे कहा कि आप बीपर दें, इसका पूरा नाम लेके बीपर दें हामिद मीर को। तो वहां उस वक्त कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा था इतना सख्त अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो इसके तो इम्प्लीकेशंस होंगे। एनीवे वो इम्प्लीकेशंस हुए। मुझे उसी दिन रात को फोन आया, थ्रेट हुई, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो भी मैं मरियम नवाज को बहुत सी, रऊफ क्लासा साहब, बहुत सी चीजें जो मैंने आज तक शेयर भी नहीं किया, सिर्फ मरियम नवाज को पता है या नवाज शरीफ को पता है कि मैं किन हालात से गुजरा था। लेकिन हर दफा मुझे वो कहती थी आप डरते क्यों, अगर आप पीछे बैठ जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब ये वो कामयाब हो जाएंगे। और मैंने वो सारा चीजें बर्दाश्त की थी, लेकिन मैं, अच्छा सर, आपने भी कहा, आपकी बातों से लग रहा है जो आज हालात हुए, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हुई है, बहुत ज्यादा चीजें अब कंट्रोल में है। तो ये शुरुआत तो 2018 से ये इमरान खान साहब, असद उमर साहब की पार्टी, सारे लोग, बिल्कुल सही बात, आर्मी और एजेंसीज को ये अंदर लेके आए थे कि हमारे मुखालिफिन को 100%। देखिए इसमें मैं एक नवाज शरीफ को एक और पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट दूंगा, जो कि चूंकि हम बात कर रहे हैं बहुत हिस्ट्री का भी ये हिस्सा होना चाहिए। 2008 से लेके 2018 तक जिसको आप कहते हैं ना सिविलियन पारदर्शी, बहुत हद तक अचीव हो गई थी। और वो बहुत से लोग जिस तरह से कहते हैं कि बैरक्स में वापस भेज दिया था, लेकिन इमरान खान ने अपनी मंतक में जो किया, वो क्या उनकी सोच थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा मशवरा उनके लिए होता कि यहाँ बड़े बड़े आए लीडर्स जिन्होंने कोशिश की कि पूरे 5 साल गुजार लें, लेकिन वो नहीं गुजार सके, और उसमें जनेजो जैसे भी आए थे। अच्छा सर, ये बताएं, आपसे जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था सर, जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था आपसे सर, 3 साल 3.5 साल, जी जी, और इमरान खान साहब के साथ भी हुआ कि 3.5 साल में फारिग हो गए। तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, स्वाय इसके कि सिविलियन बालादस्ती का एक जो नारा था, अब वो पता नहीं कब लगेगा। अब तो वैसे नहीं रही सर, आप ठीक कह रहे हैं, अब तो वैसे, लेकिन फॉर नाउ तो इट्स ऑल ओवर।